बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोपी। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक में से शार्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आता है। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें से कुछ ना कुछ आपके पेपर में लाजमी तौर पर शामिल किया जाता है, इसलिए आपने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको सिखाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोपी, कि इंट्रोपी होती क्या है, डिफरेंट एंगल से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की जाएंगी फ्रॉम द रियल लाइफ। फिर बात करेंगे इसकी साइन कन्वेंशंस पर कि चेंज इन इंट्रोपी कब पॉजिटिव होता है और चेंज इन इंट्रोपी कब नेगेटिव होता है। उसके बाद बात होगी इंट्रोपी ऑफ नेचुरल प्रोसेस के ऊपर और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ इंट्रोपी। ठीक है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जी एरो ऑफ टाइम का, इंट्रोपी के हवाले से इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद एक सब टॉपिक है हमारा एनर्जी एंड इंट्रोपी के हवाले से। उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नंबर 1 डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी और नंबर 2 डेथ ऑफ हीट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये दोनों आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे पेपर में दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आ जाते हैं जी नंबर 1 पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी, कि इंट्रोपी है क्या। प्यारे बच्चों, किसी भी सिस्टम की इंट्रोपी का मतलब है उस सिस्टम के अंदर मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, कितनी उसके अंदर बेतरतीबी है, कितना सिस्टम के अंदर बिगाड़ आया है, ये बेसिकली उसकी इंट्रोपी होती है। बात समझ गए? तो हम इसीलिए कहते हैं मेजर ऑफ डिसऑर्डर इन अ सिस्टम इज इंट्रोपी। अब इसको समझने के लिए एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एग्जांपल जो कि इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो है जी हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर जो है वो हम डिफरेंट कलर्स की बॉल रख देते हैं। लाइक मेरे पास जो है वो एक ब्लू मार्कर है, तो मैं ब्लू बॉल्स बना लेता हूँ। यहाँ पे 4 बॉल्स हम बना लेते हैं जी ब्लू कलर की। ठीक है, उसकी हम लेयर बनाते हैं नीचे। ठीक है, और फिर रेड कलर की हम 4 बॉल बना लेते हैं ऊपर, 2 3 और ये आ गई 4। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये एक तरतीब से पड़ी हैं, ब्लू वाली नीचे हैं, रेड वाली ऊपर है, इनमें एक तरतीब मौजूद है, एक ऑर्डर मौजूद है। जब आप इसे शेक करेंगे, ठीक है, ऐसे हिलाएंगे, ठीक हो गया, तो क्या होगा, ये अपनी इस ऑर्डर्ड स्टेट से चेंज होके डिसऑर्डर स्टेट के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, और पॉसिबल है कि आपके पास जो है वो सिर्फ एक ब्लू बॉल यहाँ पे रह जाए और एक ब्लू बॉल यहाँ रह जाए, 2 ये वाली बॉल ऊपर चली जाए, यहाँ पर, इधर और इधर, और जो रेड वाली हैं वो इस तरह से आ जाएंगे, 2 बॉल यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो तरतीब है ना वो बिगड़ चुकी है। ठीक है, पहले ये इस तरह पड़ी थी, ब्लू सब नीचे, रेड वाली सब ऊपर। शेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ऐसे मिक्स होकर पड़ी हैं, इनके अंदर जो है वो बेतरतीबी आ चुकी है, डिसऑर्डर आ चुका है। ये जो मेजरमेंट होती है ना, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एंट्रोपी होती है। ठीक है, अभी हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट एंगल से। पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना एंट्रोपी का, वो इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जी रुडोल्फ क्लासेस। ठीक है, और ये बात है जी 1856 की। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि ये जो एंट्रोपी है ना बच्चों, ये एक स्टेट वेरिएबल है। अब ज़रा इस बात को भी समझ लीजिए कि स्टेट वेरिएबल ये क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपके पास कोई भी एक सिस्टम है, लाइक एक गैस है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है, और कुछ उसका प्रेशर भी होगा, सही है, और ये सब ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो चेंज होने वाली हैं, इसीलिए हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। और अगर एक ऐसा वेरिएबल हो जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करे, ना कि इस पर कि आप इनिशियल से फाइनल में कैसे गए,
तो उस वेरिएबल को हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर बस डिपेंड करता है। इनिशियली ये था, फाइनली ये है। आया कैसे, प्रोसेस किस तरह से हुआ, कोई गर्ज नहीं है, उसको हम बोलते हैं जी स्टेट वेरिएबल। तो ये जो एंट्रोपी है ना, ये भी एक सिस्टम का स्टेट वेरिएबल है, ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इनिशियल से फाइनल स्टेट कैसे बनी, किस प्रोसेस से गुजरते हुए बनी, इसको कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं है आपने कि जो एंट्रोपी है वो भी हमारा एक स्टेट वेरिएबल है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे वॉल्यूम है, जैसे प्रेशर है। ठीक है, अच्छा, अब ना इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक एंगल से तो मैंने अभी आपको सिखाया कि ये बेसिकली मेजर ऑफ डिसऑर्डर होता है इन अ सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी इसकी और एग्जांपल्स के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, तो नंबर 1 डेफिनेशन क्या है इसकी, अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, ये जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है एंट्रोपी की, वो ये बता रही है कि ये एक थर्मोडायनेमिक की क्वांटिटी है जिसके अंदर एक सिस्टम के अंदर मौजूद जो थर्मल एनर्जी होती है ना, वो अवेलेबली नहीं होती फॉर कन्वर्जन इनटू द वर्क। ठीक है, अब इसको मैं एक आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी आप जो है वो इंजन को पढ़ के आए हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ना बच्चों, एक होती है हॉट बॉडी, एक होती है हमारे पास कोल्ड बॉडी। ठीक है ना, ये हॉट है और ये है कोल्ड। सही है, अब हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। यहाँ पे इंजन होता है, उससे फिर वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूजफुल वर्क के अंदर तब्दील कर लेता है। ठीक है, और बाकी हीट चली जाती है सिंक में, यानी कोल्ड बॉडी में। अब जो हीट यहाँ से वर्क में चलेगी, चले वो तो आपके काम आ गई, लेकिन जो हीट यहाँ से गई है इस कोल्ड पार्ट के अंदर या इस ठंडे हिस्से की तरफ, जिसको सिंक हम कह रहे हैं, ठीक है, उस हीट को आप दोबारा इस्तेमाल में लाके वर्क नहीं कर सकते। वो हीट जो है वो आपकी वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, वो हीट अनअवेलेबल होगी फॉर डूइंग द वर्क। ठीक है, तो उसी हवाले से ये बात की जा रही है कि बेसिकली जो एंट्रोपी है वो बेसिकली एक थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वांटिटी है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि एक सिस्टम की कितनी हीट अनअवेलेबल है फॉर डूइंग वर्क। अगर सिस्टम की हीट बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल हो फॉर डूइंग वर्क, यानी सारी की सारी सिंक में चली जाए और बहुत कम वर्क में तब्दील हो, तो हम बोलेंगे कि इस सिस्टम की एंट्रोपी बहुत हाई है। ठीक है, अच्छा जी, और अगर जो है वो बहुत कम हीट जो है वो जाए इधर सिंक की तरफ, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास जो हीट है वो ज़्यादा अवेलेबल है वर्क करने के लिए यूज़फुल, और बहुत कम जो है वो जा रही है जी सिंक में, जो कि हमारे काम नहीं आ सकती। ठीक हो गया ना, जो हीट यहाँ से इधर चलेगी, अब उससे आप यूज़फुल वर्क नहीं हासिल कर सकते, इसलिए वो हीट समझें आपकी वेस्ट हो गई है। ठीक है, अब वो अवेलेबल नहीं है फॉर डूइंग वर्क, वो जा चुकी है। ठीक है, ओके जी, अब एक और एंगल से इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं, वो है जी हमारे पास स्प्रेड ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट के मुताबिक कहा जाता है इट इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट आर डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी इज इन द सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा हीट स्प्रेडेड होगी ना, ठीक है, जितनी ज़्यादा एक सिस्टम के अंदर हीट स्प्रेड हुई होगी, उतनी ही उस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होगी। उस सिस्टम से आप जो है वो उसकी एनर्जी को यूजफुल वर्क में तब्दील नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा। मैंने कीवर्ड क्या बताया आपको कि ज़्यादा अगर हीट एनर्जी स्प्रेड होगी, ठीक है, तो उस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा एंट्रोपी रखने वाले सिस्टम इस डेफिनेशन के मुताबिक आपको पता है कि वो जो है वो हीट को जो है वो यूजफुल वर्क के अंदर अच्छे से तब्दील नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, अच्छा कैसे होता है, देखो ये हमारे पास एक है हॉट बॉडी, ये है कोल्ड और ये हॉट, ये पूरा हमारा एक सिस्टम है। ठीक है ना, अगर ये बॉडी हॉट है, ये बॉडी कोल्ड है, तो ही हीट यहां से इधर फ्लो करके जाएगी। ठीक है, और उस हीट से आप यूजफुल वर्क कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये हीट इस एक हिस्से में कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, बल्कि ये सारे कुछ इसमें और कुछ इसमें हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो जितनी हीट एनर्जी इसमें है उतनी हीट एनर्जी इसमें, जितना टेम्परेचर इसका उतना टेम्परेचर इसका, टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं रहेगा, हीट फ्लो ही नहीं करेगी। जब हीट फ्लो ही नहीं करेगी तो वर्क कैसे करोगे, हीट से नहीं कर सकते ना वर्क। तो जब आपकी हीट सिस्टम के अंदर स्प्रेडेड होगी, तो उस सिस्टम्स के अंदर मौजूद हीट एनर्जी को भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उससे यूजफुल वर्क हासिल करने के लिए। समझे?
तो वो फिर हम कहेंगे कि इस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो बहुत हाई है। सिस्टम की एंट्रोपी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि सिस्टम की एनर्जी को आप वर्क में तब्दील नहीं कर पा रहे। आपके सिस्टम की एनर्जी अनअवेलेबल है फॉर डूइंग द वर्क। क्यों? क्योंकि हीट है स्प्रेडेड फॉर्म में। और अगर ऐसा होता कि हीट इधर होती कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती और खाली इस रीजन के अंदर सारी हीट पड़ी होती सिस्टम के, और ये इस रीजन में हीट ना होती, तो ये हीट तेजी से इधर फ्लो करती और आप उस हीट से वर्क भी कर पाते। तो याद रहे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना, उतना ज़्यादा हीट इधर से इधर फ्लो करेगी और उतना ज़्यादा आप उस हीट को वर्क में तब्दील कर पाएंगे। ठीक हो गया? तो फिर इस पे आइए, ये बताता है कि इट इज द मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट आर डिसऑर्गेनाइज्ड एनर्जी इज इन द सिस्टम। जितनी ज्यादा हीट कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक रीजन में, उतनी ज्यादा एनर्जी ऑर्गेनाइज होती है, और ऑर्गेनाइज की हुई एनर्जी को ही आप काम उससे कर सकते हो, यानी वर्क कर सकते हो। अगर वो बिखरी पड़ी हुई है, डिसऑर्गेनाइज कहलाएगी, उससे आप नहीं काम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसे हैं बहुत ज्यादा, मगर आपने 2 लाख किसी एक दोस्त को दिया हुआ है, 5 लाख दूसरे दोस्त को दिया हुआ है, ठीक है, 6 लाख किसी फैमिली मेम्बर्स को दिया हुआ है। पैसे तो हैं आपके पास, मगर आपके पैसे सारे बिखरे पड़े हैं। अब आप चाहो कोई काम करना, कोई बिजनेस करना, आप नहीं कर सकते। पैसे हैं आपके पास, मगर आपके पैसे सारे बिखरे हुए हैं। ठीक है, अगर ये सारे पैसे आपके पास होते, अपने पास होते हैं तो आपके पैसे, लेकिन सारे एक जगह पे थे कॉन्सेंट्रेटेड, आप इसका इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई काम कर लेते, कोई बिजनेस कर लेते, कुछ भी कर लेते आप। बस ऐसे ही समझ लो कि जब सिस्टम की हीट स्प्रेडेड फॉर्म में होती है ना भाई, आप उस हीट से फिर यूजफुल वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर वो हीट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती है, और वो उस ऑर्गेनाइज्ड हीट को इस्तेमाल करते हुए, हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आप यूजफुल वर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक और एंगल है जिस एंगल से हम एंट्रोपी के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, हमारे 3 कंसेप्ट हो गए। एक हमने ये देखा डिसऑर्डर का, दूसरा हमने ये देखा अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट का फॉर डूइंग वर्क, और तीसरा हमने देखा स्प्रेड ऑफ एनर्जी का। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको जो है वो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सही है, अब मैं इन तीनों को आपस में लिंक करता हूँ। ये जब इस तरह से बिखरे होते हैं, इसमें बेतरतीबी होती है। बेतरतीबी क्यों आती है? कहीं से उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी, पहले इसका टेम्परेचर लो होगा, बस इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी। ठीक है, एटम जो है उनकी वाइब्रेशन, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है, वो बढ़ जाती है, वो बिखर गए होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो जहाँ से इसने हीट एनर्जी ली है, वो बॉडी जो हॉट थी वो हॉट नहीं रही होगी, और जो कोल्ड है वो कोल्ड नहीं रही होगी, दोनों एक जैसे टेम्परेचर के ऊपर आ गई होंगी। तो तभी तो सिस्टम में बिगाड़ आया, उसके एटम्स की तरतीब बदल गई। ठीक है, अब हीट मौजूद है, वो हीट अवेलेबल नहीं है फॉर डूइंग द वर्क, दूसरे कंसेप्ट के मुताबिक। तीसरे कंसेप्ट के मुताबिक क्यों ऐसा क्यों है? हीट स्प्रेड हो गई है, हीट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, हीट एक जगह पे मौजूद नहीं है, वो सारी बिखरी पड़ी हुई है। इसलिए याद रहे कि अगर पार्टिकल्स इस तरह से जो है वो डिसऑर्डर्ड स्टेट में है, एंट्रोपी हाई है। एनर्जी मौजूद है, हीट एनर्जी, मगर उसको यूजफुल वर्क में तब्दील नहीं कर सकते, एंट्रोपी हाई है। हीट एनर्जी मौजूद है मगर सिस्टम में स्प्रेडेड है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, एंट्रोपी हाई है। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए, मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद इसकी एक जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा वो बेसिकली इसका जो फार्मूला है ना, उस फार्मूले की एक कह लें कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी उस फार्मूले को एक ना बयान की सूरत में लिखा गया है। अच्छा, अब बच्चों ये जो एंट्रोपी होती है ना, एब्सोल्यूट एंट्रोपी एक सिस्टम की, उसको मालूम करना आसान नहीं होता हमारे लिए। इसलिए हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी को मेजर करते ही नहीं है, हम चेंज इन एंट्रोपी को मेजर करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक और डेफिनेशन जो कि इसके फार्मूले के ऊपर बेस करती है वो क्या है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ सिस्टम्स थर्मल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर दैट इज अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। जितनी सिस्टम की जो हीट एनर्जी है पर यूनिट टेम्परेचर जो कि अवेलेबल नहीं है वर्क करने के लिए, वो होता है हमारा जो है वो बेसिकली चेंज इन एंट्रोपी। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस के साथ। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, ओके जी, अब हम इसकी जो है वो एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं। एक एग्जांपल है जी हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस की। ठीक है, कहा जाता है आइस जो है वो हमारे पास एक सॉलिड की शक्ल में होती है। ठीक है,
और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होते हैं, सही है। और जब वो हीट एनर्जी कहीं से एब्जॉर्ब करती है, वो मेल्ट हो जाती है, वो वाटर में चली जाती है, उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो भी फिर हमारे पास जो है उसकी तरतीब बिगड़ जाती है, वो डिसऑर्डर्ड स्टेट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल ली जाती है हमारे पास एंट्रोपी में इंक्रीज़ की। सो आइस जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी तरतीब जो है वो टूट जाती है, सही है। और इस तरह से क्योंकि अब उनके अंदर रैंडमनेस आ चुकी है उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाटर के, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो चुकी है। हमारे मैंने मेंशन किया है मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ एंट्रोपी चेंज एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइस लूज देयर ऑर्डर ड्यूरिंग मेल्टिंग। मेल्ट होंगे, ऑर्डर लूज हो जाएगा उनका, ठीक है, अब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। एक और एग्जांपल है जी, बर्निंग ऑफ वुड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंट्रोपी इन विच द हीट एनर्जी स्प्रेड इन द सराउंडिंग। अब आपने लकड़ी को जलाया, ठीक है, वहाँ से हीट एनर्जी उसके अंदर मौजूद थी, वो सारी हीट एनर्जी क्या हुई, वो सराउंडिंग में चली गई है, सारी इन्वायरमेंट में चली गई। अब मुझे बताओ कि जो हीट एनर्जी आपने ऐसे स्प्रेड कर दी सराउंडिंग में, ठीक है, क्या उस स्प्रेडेड हीट एनर्जी को इस्तेमाल करके आप वर्क कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते वर्क आप, ठीक है। जब तक वो वुड के अंदर थी, कॉन्सेंट्रेटेड थी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जब उसको आपने सराउंडिंग में स्प्रेड कर दिया, ठीक है, तो अब जो है वो आपकी ये स्प्रेडेड एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इसको जो है ना वो आप वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्प्रेडेड एनर्जी को वर्क के लिए इस्तेमाल अब आप नहीं कर सकते, इससे यूजफुल वर्क नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से यहाँ पर भी एंट्रोपी में इंक्रीज आया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर बात करेंगे जी साइन कन्वेंशंस के बारे में। मैंने पहले भी बताया भाई एब्सोल्यूट एंट्रोपी तो हम मालूम ही नहीं कर सकते, तो फिर हम चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो दो तरह का चेंज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज वाला, सही है ना। उसके ऊपर आ जाते हैं ज़रा कि अगर जो है वो सिस्टम में हीट जो है वो हमने ऐड कर ली, ठीक है, एक तो ये कंडीशन बनती है। कोई भी बॉडी कह लीजिए, बॉडी में हीट को आपने ऐड कर लिया और कोई दूसरी बॉडी है उससे हीट को आपने रिमूव कर लिया, ये दो कंडीशन हमारे पास आती हैं। उसी के मुताबिक जो है वो हमने बताना है और बताएंगे चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव इफ द हीट इज एडेड टू द सिस्टम। दे दो हीट सिस्टम को, सिस्टम में हीट आपने ऐड कर दी, ठीक है, तो ये जो उसमें जो एंट्रोपी है उसमें इंक्रीज आएगा, ठीक है, और उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। क्या बात याद रखनी है आपने, सिस्टम को हीट दे दी, उसमें ऐड कर दी, ठीक है, तो ये हीट जो है वो उसको क्यू प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। सिस्टम की जो एंट्रोपी है या बॉडी की जो एंट्रोपी है उसके अंदर इंक्रीज आएगा, ठीक है, और उस इंक्रीज को हम जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ही शो करते हैं। जो हीट दी वो भी पॉजिटिव, जो एंट्रोपी में इंक्रीज है वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि हीट सिस्टम को देने से यानी उसमें हीट इंटर करने से उसकी जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है। क्यों? उसके पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर रैंडमनेस आ जाती है, ठीक है, और इस तरह से उसकी जो एंट्रोपी है उसमें इंक्रीज आता है, ऑर्डर उसका डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा, चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव इफ द हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। अगर सिस्टम से हीट आप ले रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम से हीट लेने से उसकी जो एंट्रोपी है उसमें किसी हद तक डिक्रीज आता है, तो हम उसको जो है वो नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, सो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे। ये हमारे पास एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है हमारे पास बी। ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 टेम्परेचर कम है। तो हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी का जब एक जो है वो थर्मल कांटेक्ट बनेगा तो यहाँ से हीट एनर्जी निकलेगी और वो हीट एनर्जी इसमें इंटर होगी। इसने जो हीट एनर्जी निकाली वो Q है, ठीक है, और वही हीट एनर्जी इसके अंदर ऐड होगी। इसने हीट निकाली है, इसने हीट ऐड की है, जिसमें हीट ऐड होगी वो +Q, जिससे हीट निकलेगी वो -Q, ठीक है। अच्छा जी, तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे देखा था, वो क्या था बेसिकली Q डिवाइडेड बाय T। यहाँ पे Q जो है वो बेसिकली हीट है और T क्या है हमारे पास, टेम्परेचर, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो देखिए अब यहाँ पर जो है वो इस बॉडी की भी एंट्रोपी में चेंज आया है, इस बॉडी की भी एंट्रोपी में चेंज आया है। इसने हीट जो है वो निकाली है, रिमूव की है हीट, ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास एंट्रोपी होगी ना, एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी में आया है डिक्रीज, ठीक है, और ये नेगेटिव साइन से आप शो करेंगे। इसने हीट को एब्जॉर्ब किया, इसमें हीट ऐड हुई है, तो इसकी एंट्रोपी यानी इस सिस्टम के बिगाड़ में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली एंट्रोपी में जो है वो इंक्रीज आने की वजह से हमने इसको प्लस लेना है। ये एंट्रोपी में डिक्रीज, ये एंट्रोपी में इंक्रीज, इधर से हीट गई, इधर से हीट आई, ये हीट पॉजिटिव,
ये हीट नेगेटिव, ये इंट्रोपी हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव, ये इंट्रोपी आ जाएगी हमारे पास पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ मेंशन किया है ए वाला केस इंट्रोपी इंक्रीज डिक्रीज डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पर मैंने Q1 Q2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक ही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो ये निकालेगा और ये एब्जॉर्ब करेगा तो सेम है ना, इसलिए हमने एक ही नाम रखा Q का, तो वो आएगी माइनस क्यू बाय टेम्परेचर इस बॉडी का T1। दूसरा बी, एंट्रोपी इंक्रीजेस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा बाय T2। क्यू हीट जो इसने एब्जॉर्ब की और उसका जो टेम्परेचर था वो T2 था। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने नेट चेंज निकालना है कि इस सिस्टम की जो इंट्रोपी है उसमें मतलब कितनी होगी, नेट चेंज हमने निकालना है। यहाँ पर भी इंट्रोपी का चेंज आया, यहाँ पर भी इंट्रोपी का चेंज आया। ठीक है, नेट चेंज हमने निकालना है। अब एक बात ज़रा याद रहे आपको कि इनमें यहाँ पर जो इंट्रोपी में चेंज है ना वो एक जैसा नहीं आया। यहाँ पर है Q डिवाइडेड बाई T1, यहाँ पर है Q डिवाइडेड बाई T2। याद रहे कि T1 की वैल्यू बड़ी है, T2 की वैल्यू छोटी है। यानी कि ऊपर अगर नोमिनेटर देखा जाए तो Q सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर देखा जाए तो T1 की वैल्यू बड़ी है, T2 की वैल्यू छोटी है। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता है उतना आंसर छोटा मिलता है, जितना डिनोमिनेटर छोटा होता है उतना आंसर बड़ा मिलता है। ठीक है ना, तो याद रहे क्योंकि T1 की वैल्यू बड़ी है, T2 की वैल्यू छोटी है, इसलिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये जो इंट्रोपी में चेंज है वो कम है, यानी इंट्रोपी में जो डिक्रीज आया है वो कम डिक्रीज आया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, ये है जी Q बाय T2। T2 हमारे पास जो है ना वो टेम्परेचर है जो कि छोटा टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है। तो T की वैल्यू अगर कम होगी, डिनोमिनेटर जब छोटा होता है तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली बड़ा मिलता है। ठीक है, तो Q बाय T2 करेंगे तो आपको ग्रेटर आंसर मिलेगा। ये जो इंट्रोपी में जो चेंज आया ये ज़्यादा चेंज है। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये कम चेंज है और ये ज़्यादा चेंज है, जिसका मतलब है कि डिक्रीज जो आया इंट्रोपी में वो कम आया है और जो इंट्रोपी में इंक्रीज आया है वो ज़्यादा आया है। ठीक हो, अच्छा, तो हमने निकालनी है जी नेट इंट्रोपी, जिसको डेल्टा एस से हम डिनोट करते हैं। सही है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, तो इस तरह से आपको पास आ जाएगी Q बाई T2 माइनस Q बाई T1। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाती है जी नेट इंट्रोपी। अब यहाँ पर मैंने मेंशन किया ऊपर भी कि T1 इज ग्रेटर देन T2, द नेट चेंज इन इंट्रोपी इज पॉजिटिव। ओवरऑल इंट्रोपी जो है ना वो पॉजिटिव, क्योंकि इंट्रोपी में बेसिकली इंक्रीज ही आया है, ज़्यादा इंक्रीज आया। फर्स्ट करो जी 5 यूनिट इंक्रीज आया और 2 यूनिट डिक्रीज आया। ठीक है ना, तो 5 प्लस है और जो 2 है वो माइनस है। सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा, प्लस का 3 ही आएगा ना। तो बेसिकली जो नेट जो अगर हम बात करें एंट्रोपी की तो उसमें इंक्रीज ही आया है। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात कर लेते हैं जी नेचुरल प्रोसेस की। तो आपको बता दूं बच्चों कि जितने भी हमारे पास नेचुरल प्रोसेस हैं उनके अंदर बेसिकली होता यूँ है कि हीट जो है वो एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है हॉट बॉडी की और एक कोल्ड बॉडी की, और यहाँ पर हमने ये बात साबित की है कि जब हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है तो ओवरऑल सिस्टम की जो नेट एंट्रोपी है उसमें इंक्रीज ही आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनकी जो एंट्रोपी है उसमें भी लगातार इंक्रीज ही आएगा, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के अंदर हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही फ्लो होती है। ठीक है, तो यहां पर भी हीट हॉट से कोल्ड में फ्लो हुई तो आपने देखा कि नेट जो बेसिकली हमारे पास यहां पर जो एंट्रोपी थी उसमें इंक्रीज ही मिला। ठीक है, सो यहां पर मैंने मेंशन किया एंट्रोपी ऑफ ऑल द नेचुरल प्रोसेस वेयर द हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इंक्रीजेस। सब नेचुरल प्रोसेस की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करती है जिसमें हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में फ्लो करेगी। ठीक है, और नेचुरली हॉट से कोल्ड में ही फ्लो करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाइए, वो है जी हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, ये भी बेसिकली इसी की ही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। इसमें कहा जाता है इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट काज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट टू इंक्रीज। इसमें कहा जा रहा है कि जब कोई सिस्टम एक नेचुरल प्रोसेस से गुजरता है, तो मैंने बताया नेचुरल प्रोसेस में हमेशा हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही फ्लो करती है। ठीक है, तो उसमें सिस्टम की जो एंट्रोपी है प्लस इन्वायरमेंट की जो एंट्रोपी है उसमें आपको इंक्रीज ही मिलेगा, उसमें डिक्रीज नहीं आएगा। यहाँ पर हमने ये बात साबित भी की है। ओके बच्चों, अब आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर और एंट्रोपी के दरमियान में एक रिलेशन शो किया हुआ है, जिसमें आप हमारे पास एक सिस्टम है,
उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब हाई रैंडमनेस पाई जाती है और वो हाईली डिसऑर्डर स्टेट के अंदर होते हैं, ऐसे बिखरे हुए होते हैं, तो इस स्टेट के अंदर उसकी जो एंट्रोपी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल जो हैं वो लोअर डिसऑर्डर स्टेट के अंदर होते हैं, ज़्यादा बिखरे हुए नहीं होते, ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे होते, ठीक है, और वो लो रैंडमनेस उनके अंदर पाई जाती है, तो उस सिचुएशन के अंदर उसकी जो एंट्रोपी होती है वो भी लो होती है, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाई जो है वो डिसऑर्डर और हाई रैंडमनेस पाई जाती है तो हाई एंट्रोपी है। जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो एक लो डिसऑर्डर या लो रैंडमनेस पाई जाती है तो फिर हमारे पास जो एंट्रोपी है वो भी लो होती है। ये रिलेशन आपको सिखाने की कोशिश की गई है इस पिक्चर के थ्रू। ओके जी, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास एरो ऑफ टाइम, ठीक है। एज एंट्रोपी इंक्रीजेज इन वन डायरेक्शन मेकिंग सर्टन प्रोसेस इरिवर्सिबल। देखिए एंट्रोपी में लगातार जो इंक्रीज ही आता रहता है ना, ये बेसिकली बहुत सारे प्रोसेस को इरिवर्सिबल कर देती है। लाइक देखिए आपके पास एक एग की एग्जांपल है, ठीक है। एग को उसका एक होता है हिस्सा वाइट, एक होता है येलो। अगर आपने दोनों को ऐसे मिक्स कर लिया, ठीक है, एक जैसा बना दिया उन दोनों को, उसके बाद अगर आप चाहें भी तो आप वाइट को और जो उसका येलो पार्ट उसको अलग अलग नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। आपने एग को बॉयल कर दिया, पहले वो लिक्विड स्टेट के अंदर था, आपने उसमें हीट जो है वो इंटर की और उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप उससे हीट निकाल भी लेना तो वो वापस जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं जा सकता। ये इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है उसकी एग्जांपल है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एंट्रोपी में इंक्रीज होता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में होता है और वो बहुत सारे प्रोसेस को इरिवर्सिबल बना देता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन एक ही होती है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन। दैट गिव्स द टाइम इट्स डायरेक्शनल नेचर, जो टाइम को एक डायरेक्शनल नेचर देता है कि ये हमेशा इंक्रीज ही आएगी। जैसे इंसान का एक वक्त होता है ना, ठीक है, जो वक्त एक गुजर गया वो वक्त दोबारा वापस नहीं आता, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा, आगे चलेगा, आगे बढ़ो, ठीक है, आने वाले वक्त की तरफ बढ़ो। जो वक्त गुजर गया है वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से एंट्रोपी जो है ना, उसमें हमारे पास जो है वो एक सिस्टम के अंदर जो डिसऑर्डर आ चुका है वो डिसऑर्डर मजीद बढ़ता चला जाएगा, वो कम नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल वे से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो जो है वो हमारे पास उसमें इंक्रीज ही आता रहेगा, इंक्रीज ही आता रहेगा, उसको फिर आप जो है वो वापस लेके नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि जो एंट्रोपी में इंक्रीज होता है ना, वो बहुत सारे प्रोसेस को हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल बना देता है, वो वापस उसकी तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम को एक डायरेक्शन देता है और इसी वजह से हम बोलते हैं इसको एरो ऑफ टाइम। जैसे हमारा गुजरा हुआ टाइम वापस नहीं आ सकता, वैसे सिस्टम में जितने एंट्रोपी में इंक्रीज आ चुका है वो भी वापस नहीं जाएगा, आगे ही बढ़ेगा, ठीक हो गया। ओके जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं जी नेक्स्ट हमारा एक जो है वो सब टॉपिक है, वो है एनर्जी और एंट्रोपी के हवाले से, ठीक है। इसके अंदर दो मेजर पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं, वो है हमारे पास रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के हिसाब से, ठीक है। जो प्रोसेस होते हैं ना हमारे पास इरिवर्सिबल, जो वापस डायरेक्शन में नहीं आते, ठीक है, उनकी जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है और वो ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन जीरो, याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, सॉरी रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो एंट्रोपी में चेंज है वो आपके पास जीरो होता है, कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं होता, याद रहे ये बात, ठीक है। जो हमारे पास है इरिवर्सिबल, एंट्रोपी में चेंज आता है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, और जो रिवर्सिबल है उसमें एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम को हीट दी है, ठीक है, और हीट देने से उसकी एंट्रोपी में इंक्रीज आया, हीट वापस ले लो, ठीक है, एंट्रोपी में डिक्रीज आ गया, सही है। तो यहाँ पे इस केस के अंदर जो है जितना इंक्रीज आया उतना वापस आपने डिक्रीज लिया है, तो इस केस के अंदर जो आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, नो चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत अहम पॉइंट है, याद रखिएगा ये। अच्छा, अब फर्दर आगे उन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। उसमें से एक था डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का, एनर्जी को डिग्रेड करना। देखो भाई, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब तक आपकी एनर्जी जो है वो कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में है ना, ठीक है, तो उसको आप इस्तेमाल में ला के उससे वर्क कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी एनर्जी जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो गई तो एनर्जी की जो एबिलिटी है ना जिससे आप उससे वर्क कर सकते हो, हीट एनर्जी की जो, वो ऐसा ऐसा लूज होती जाएगी, ठीक है। बात समझ गए हो। देखिए, अगर ये बहुत हाई टेम्परेचर पर है, ये बहुत लो टेम्परेचर पर है, इधर से इधर हीट तेजी से फ्लो करेगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करेगी। एनर्जी आप सिस्टम की एक ही लीजिए, उसको बढ़ाए ना, ओवरऑल एनर्जी इसकी एक ही है, मगर यहां पर हीट कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां पर हीट ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है, हीट तेजी से फ्लो करेगी, ज्यादा वर्क कर पाएगी,
ठीक है। लेकिन जब हीट इधर फ्लो करती रहेगी, अब इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर में अगर फर्क थोड़ा रह गया, सही है, अब हीट एनर्जी तो उतनी ही सिस्टम के अंदर मौजूद है जितनी पहले थी, लेकिन अब वो इधर से इधर थोड़ी सी बिखर गई है, डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो अब ये इतना वर्क जो है वो नहीं कर पाएगी। तो जैसे जैसे हमारे पास जो है वो इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता चला जाता है, वैसे वैसे जो हीट की एबिलिटी है कि उसको आप वर्क में तब्दील कर लो, ठीक है, हीट एनर्जी को, वो कम होती चली जाती है। इसको बेसिकली हम डिग्रेडेशन कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ हीट एनर्जी, द प्रोसेस बाय विच एनर्जी बिकम लेस अवेलेबल फॉर डूइंग द वर्क। ठीक है, यहां पर आप क्या करते जा रहे हो, जो हीट एनर्जी है वो लेस अवेलेबल होती जा रही है वर्क में, क्योंकि ये हॉट बॉडी अब हॉट नहीं रह रही है और कोल्ड बॉडी अब कोल्ड नहीं रह रही। हॉट बॉडी से हीट निकलती जा रही है, कोल्ड बॉडी में हीट ऐड होती चली जा रही है। अब इसका टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम होता जा रहा है। और याद रहे, एक बात याद रखना, अगर इन दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस ना हुआ ना, तो हीट एनर्जी तो फिर भी मौजूद है इन दोनों के अंदर, मगर उससे आप वर्क कर ही नहीं पाओगे, उससे आप वर्क कर ही नहीं पाओगे। वो पॉइंट नीचे डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ हीट में। ठीक है, तो अगर आपकी जो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो ये है सिंपली कि भाई आपकी जो सिस्टम की जो हीट है वो अब लेस अवेलेबल होती है, या कम दस्तयाब होती है। किसके लिए? वर्क करने के लिए। हीट मौजूद है, वर्क नहीं कर पा रही उस तरीके से जिस तरीके से इसको करना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और ये होती क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जा रहा है। Okay, the process by which the energy become less available for doing work is called degradation of energy. इसको हम एनर्जी की डिग्रेडेशन कहते हैं। ओके जी, अब इसमें बुक में एक दो एग्जांपल्स दी गई, उन एग्जांपल्स को भी मैं बता देता हूँ आपको। पहली एग्जांपल ये कि भाई कार का इंजन है, ठीक है, जब उसमें फ्यूल चलता है, फ्यूल बर्न होता है, तो उससे जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपने मैकेनिकल एनर्जी की सूरत में इस्तेमाल कर लिया, और बाकी जो हीट एनर्जी है वो सारी जो है वो सराउंडिंग में चली गई और उसने कोई काम नहीं किया। अब वो हीट जो है वो जो सराउंडिंग में चली गई, यहाँ से हॉट बॉडी से निकल के सराउंडिंग में चली गई, उसको आप काम करने के लिए इस्तेमाल अब नहीं कर सकते, वो अब आपको अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है ना, तो इस तरह से हीट जो है वो आपके पास अब अनअवेलेबल है, बड़ा हिस्सा हीट का जो कि सराउंडिंग में चला गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इन अ कार इंजन बर्निंग फ्यूल प्रोड्यूस सम वर्क एंड रेस्ट ऑफ हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर विच इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। जब तक ये जो है वो पेट्रोल के अंदर ये एनर्जी मौजूद थी, तब तक ये सारी की सारी यूज़फुल थी, इससे वर्क किया जा सकता था। लेकिन जब आपने इसको जो है वो सराउंडिंग में भेजने शुरू कर दिया, ठीक है, कुछ वर्क में तब्दील कर लिया और कुछ बाकी चलेगी सराउंडिंग में, जो कि हमारा लो टेम्परेचर पर होती है, तो अब जो सराउंडिंग में चली गई है ना हीट, वो हीट अब आप जो है वो इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ठीक है, वो बेसिकली अब आपके पास कह लीजिए अवेलेबल नहीं है फॉर डूइंग वर्क। अच्छा जी, और इसके अलावा इससे होता भी ये है कि अब जो एक डिफरेंस है टेम्परेचर का वो भी कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है वो वर्क उस एफिशिएंसी के साथ आप हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद एक और एग्जांपल भी है जी रेफ्रिजरेटर के हवाले से। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि भाई जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर तो हमने हीट उसमें से निकाल के बाहर फेंक रहे होते हैं, उसकी इंट्रोपी को तो हमने लो कर लिया होता है, तो इंट्रोपी तो हम उसकी जो है वो लो कर सकते हैं, जो सिस्टम का जो डिसऑर्डर है उसको कम कर सकते हैं। तो भाई आप अगर ऐसा कर भी रहे हो तो वहाँ से हीट निकाल के आप किधर फेंक रहे हो? इन्वायरमेंट में फेंक रहे हो, माहौल में फेंक रहे हो, सराउंडिंग में फेंक रहे हो, उसकी इंट्रोपी में इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए यूनिवर्स की इंट्रोपी तो अब भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, चले जी उस पॉइंट को देख लेते हैं। इन रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज एज एट द एक्सपेंस इन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अदर सिस्टम, सो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर है उसका टेम्परेचर आपने लो कर दिया। कैसे किया? एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अदर सिस्टम या सराउंडिंग कह लीजिए। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा के आपने जो रेफ्रिजरेटर है उसका टेम्परेचर कम किया। समझ गए? एक क्वेश्चन भी आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको कहा जाता है कि अगर हम एयर कंडीशन की बजाय एक रेफ्रिजरेटर को हम कमरे में रख देते हैं, उसको बंद कर लेते हैं और रेफ्रिजरेटर के जो डोर है वो ओपन कर देते हैं, ठीक है, और उसको चला देते हैं, तो क्या वो कमरे की कूलिंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? रेफ्रिजरेटर का जो काम करने का उसूल है वो क्या करता है, वो अंदर की जो बॉडी है ना वहाँ से हीट निकालता है, सराउंडिंग में फेंक देता है। जब आपने उसको बंद किया हुआ है ना, ठीक है, तो आपने सेपरेशन की हुई है अंदर वाले हिस्से की और बाहर वाले हिस्से की। बाहर हिस्सा अलग, अंदर का हिस्सा अलग। अंदर से हीट निकालेगा, बाहर फेंक देगा, अंदर से हीट निकालेगा, बाहर फेंक देगा, अंदर से हीट निकालेगा, बाहर फेंक देगा। अंदर सिस्टम ठंडा होता जाएगा, लेकिन बाहर कमरा गर्म होता जाएगा।
क्योंकि उसके अंदर से हीट निकाल के बाहर फेंक रहा है। ठीक है, अगर आपने दरवाजे खोल के कमरा ठंडा करने की कोशिश की तो वो हीट वापस उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, वो फिर निकाल के बाहर फेंकेगा, हीट वापस फिर अंदर चली जाएगी, वो फिर हीट निकाल के बाहर फेंकेगा, वापस हीट फिर अंदर चली जाएगी, तो आपका कमरा ठंडा नहीं होगा। बात समझ गए? आपने अगर एयर कंडीशनिंग भी लगाया तो आपको पता है उसके 2 यूनिट होते हैं, एक बाहर लगता है, एक कमरे के अंदर लगता है। ठीक है ना, उसको क्यों नहीं कमरे के अंदर रखा जाता है, उसको क्यों बाहर रखा जाता है? कि आपका जो कमरा है ना, इधर से हीट निकालनी है और घर से बाहर फेंकनी है। अगर घर के अंदर ही फेंकी, कमरे के अंदर ही फेंकी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, कमरा ठंडा नहीं होगा। ठीक है, ओके जी। तो अब लास्ट पॉइंट पे आइए जी, डेथ ऑफ हीट। डेथ ऑफ हीट क्या है? सिस्टम में हीट मौजूद हो मगर वो वर्क ना कर सके तो इसे बोलते हैं डेथ ऑफ हीट। अब देखें, जो हमारा एक यूनिवर्स है उसके अंदर कंटिन्यूसली जितने भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं, उन नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, एंट्रोपी में इंक्रीज आता जा रहा है, एंट्रोपी में इंक्रीज आता जा रहा है। इंक्रीज आते 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 जो है वो बिगाड़ इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह से हो जाएगा कि हमारा जो टेम्परेचर का एक डिफरेंस है ना वो ख़त्म ही हो जाएगा। टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा ही नहीं। जब टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा ही नहीं, ठीक है, तो फिर हीट फ्लो नहीं कर पाएगी, ठीक है, और उससे वर्क हम नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास हॉट और कोल्ड थी तो हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही थी। अगर ये दोनों बॉडीज जो है वो सेम टेम्परेचर के ऊपर आ गई, टी से टेम्परेचर दोनों का हो गया, तो हीट इधर से इधर फ्लो ही नहीं करेगी। जब हीट फ्लो ही नहीं करेगी तो उसको हम वर्क में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, अब सिस्टम में हीट मौजूद है, उतनी हीट मौजूद है जितनी पहले थी। इसके अंदर भी हीट एनर्जी मौजूद है, इसके अंदर भी हीट एनर्जी मौजूद है। आधी हीट इसमें है, आधी हीट इसके अंदर है। ना ये हाई टेम्परेचर पर है, ना ये लो टेम्परेचर पर है। अब इस सिचुएशन में हीट फ्लो नहीं कर सकती। जब हीट फ्लो नहीं कर सकती तो आप उससे वर्क नहीं कर सकते। हीट मौजूद है मगर वो वर्क अब नहीं कर सकती, तो बोलेंगे हीट जो है वो उसकी डेथ हो गई है, हीट की डेथ हो गई है। तो याद रखें, हमारा जो यूनिवर्स है इसकी लगातार एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, डिसऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अब सिस्टम में हीट तो मौजूद है बट टेम्परेचर का डिफरेंस ना होने की वजह से वो हीट फ्लो नहीं कर सकती। वो हीट फ्लो नहीं करेगी तो उससे हम वर्क नहीं करेंगे। तो हीट तो मौजूद है मगर वो वर्क करने की सलाहियत खो चुकी है, इसलिए हम कहेंगे कि हीट की डेथ हो गई है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।